हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी आपको जितनी भी वीडियोस दी हैं चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 जो कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में मेंशन की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर 10 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिसकी वीडियोज़ आप देख सकते हो जो कि यूट्यूब में पड़ी हुई हैं। तो आज मैं बेसिकली ना समरी आपको बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा रिवाइज़ भी हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यही समरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 9 जो कि है बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब तो सबसे पहले मैंने बताया आपको सभी स्लाइड्स में, बट आज जस्ट हम शॉर्ट में इसको रिवाइज करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है वही कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर हम उनके एंजाइम्स का यूज़ करके ह्यूमन के लिए जो यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें दो मेन प्रिंसिपल्स हैं। एक तो है आपका जेनेटिक, ये इसके दो कोर प्रिंसिपल हैं बायोटेक के, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड इज़ द बायोटेक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये दो इसके क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ये कह रहे हैं कि इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिकली जेनेटिक मटेरियल, यानी कि या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, उसको हम चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे उस होस्ट का फिनोटाइप चेंज हो जाता है। यानी कि अब उसका वो डीएनए बिल्कुल क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, अल्टर हो चुका है। और यही हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग की, जिसमें ये बताया गया है कि इसका सिंपल मतलब है कि केमिकल प्रोसेसेस के दौरान जो हम कॉन्टेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट बनाते हैं, ताकि सिर्फ हमारा माइक्रोब या फिर सेल ग्रो करे और हम बड़े स्केल पर एंटीबायोटिक वैक्सीन्स और एंजाइम बना सके। वही जो रिएक्टर मैंने आपको एक बताया था, एक टैंक लेते हैं, उसमें हम इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें उसको इस तरीके का माइक्रोब्स को इस तरीके का वातावरण मिल सके ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सके। तो ये सारा हम किस में कवर करते हैं, इस टूल के अंदर, यानी कि बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि वही एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है जो आपकी रेप्लिकेशन के लिए इनिशिएट होती है। अगर आप ये नहीं ऐड करोगे किसी भी वेक्टर के अंदर तो वो रेप्लिकेशन नहीं करेगी। ठीक है, तो कोई भी पीस ऑफ डीएनए जो इसके साथ लिंक होता है, इस सीक्वेंस के साथ, जो कि उस होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हम बात की टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आपके टूल्स की बात करते हैं। पहले हमने कोर प्रिंसिपल को डिस्कस किया बायोटेक के, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अब हम टूल्स की बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहला टूल आता है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जिसको मॉलिक्यूल सीजर भी बोलते हैं, और ये 1963 में इस एंजाइम की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो ई कोलाई के जो दो एंजाइम हमने आइसोलेट किए गए थे, तो वो बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रोकते थे। ठीक है, जो मैंने मेंशन किया, अभी हम शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टूल आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1963 में। ठीक है, और किस तरीके से हुई थी, वही जब बैक्टीरियोफाज वही होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और वहीं से जब हमें इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता चला था। ठीक है, अब बात आती है कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा डिस्कवर हुआ था, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, हिंट सेकंड। ठीक है, और ये हमेशा कट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, जो कि 6 बेस पेयर कटर होता है, जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद बात आती है इनकी नेमिंग की, कि हम कैसे किसी एंजाइम को नॉमेनक्लेचर उसको दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं इनको किस तरीके से नाम दिया जाता है, वही पहले लेटर में आपका जीनस आ जाता है। ठीक है, अगले दो लेटर जो होते हैं कोलाई, जिसमें आप स्पीसीज आ जाती है उसकी, और जो RY13 है, यानी कि नेक्स्ट लेटर होता है स्ट्रेन का होता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि आपका जो रोमन में नंबर लिखा होता है, जिसमें इन विच द एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, कि एंजाइम किस ऑर्डर में आइसोलेट हुआ है। ठीक है, उसको रोमन से हम दिखाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास मोड ऑफ एक्शन। इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के क्या क्या एक्शंस होते हैं। एक तो एक्सोन्यूक्लियस होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स को हमेशा डीएनए के एंड से काटता है। ये आपका है, तो ये हमेशा यहाँ से कट करेगा, या तो यहाँ से करेगा या यहाँ से करेगा। ठीक है, ये होता है आपका एक्सोन्यूक्लियस। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोन्यूक्लियस की। तो एंडोन्यूक्लियस में आपका कट हमेशा विद इन दी डीएनए, बीच में से कट लगेगा, साइड से नहीं लगेगा। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा हमने, एक तो हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को समरी के रूप में देखा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, फिर उसके टूल्स देखे, जिसमें सबसे पहला टूल रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स आता है, और आपको इसका एयर याद रखना है, 1963 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, और कैसे हुई थी, जब
ये ग्रोथ ऑफ द जब बैक्टीरियोफाज का जो इन्फेक्शन हुआ था जब ई कोलाई को, वहाँ से ही हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता चला था कि इस तरीके का सिस्टम होता है एंजाइम के पास जो कि एज अ डिफेंस काम करता है। और पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ था हिंट सेकेंड, इसको भी याद रखना, ठीक है। और ये 6 बेस पर कटर। और फिर उसके बाद नेमिंग को याद रखना कि किस तरीके से इनकी नेमिंग दी जाती है। फिर मोड ऑफ एक्शन एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस का, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये एंजाइम पूरे डीएनए लेंथ को इंस्पेक्ट करता है और एक स्पेसिफिक पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर बाइंड होता है। और मैंने आपको बताया था पैलिड्रोमिंग का क्या मतलब होता है। ये दोनों स्ट्रैंड्स पर सेम पढ़ा जाए जब रीडिंग डायरेक्शन सेम हो, जैसे कि ई कोलाई की ये देखो दी हुई है इन्होंने, ये देखो आप देख सकते हो 5 प्राइम की अगर यहाँ से पढ़ोगी GAATTC, अगर यहाँ से पीछे की तरफ से पढ़ोगे तो ये आपको सेम दिखेंगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो और इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको एकदम सेम इनका दिखेगा सीक्वेंस, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस में थोड़ा सा दूर कट लगते हैं, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंगिंग स्ट्रेच जो बच जाते हैं जिन्हें हम स्टिकी एंड कहते हैं। और स्टिकी एंड को तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अब मैं ये दोबारा से नहीं करूँगी। उसके बाद डीएनए लाइगेस, स्टिकी एंड क्रिएट करने के बाद हम डीएनए लाइगेस इसको जोड़ देते हैं, यानी कि आपका ये आपका डीएनए है, ठीक है, और ये आपका वेक्टर आ गया, ठीक है। हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट किया, पहले सोर्स ऑफ जहाँ से आपने डीएनए को लिया, ठीक है, यहाँ से इसको कट किया और ये आपका वेक्टर था। फिर बाद में डीएनए लाइगेस की मदद से इन दोनों को जोड़ दिया और आपका क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया, ठीक है। तो यही सिनेरियो था इसका पूरा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आता है आपका जब हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर देते हैं, अब हमारे पास तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ गए, अब उनको किस तरीके से आप सेपरेट करोगे। तो उनको सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक होती है आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब इसका मेन प्रिंसिपल जो होता है वो किस बेसिस पे होता है, क्योंकि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे अप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब एनोड का मैंने यहाँ पर बताया हुआ है क्योंकि बच्चे इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं कैथोड एनोड में, तो ये प्लस साइन देख लेना आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेपरेट होते हैं और इनका मेन प्रिंसिपल जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, साइज़ और चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। अब फिर इनको हम एग्रोस जेल पर रन करवाते हैं और जो छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करेंगे और जो लार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं वो स्लोली मूव करेंगे, ठीक है। अब इनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली नहीं देख सकते, विजुअलाइजेशन के लिए हम इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं, फिर उसको यूवी लाइट से एक्सपोज करते हैं, फिर हमें कैसे दिखते हैं वो ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स दिखते हैं, ठीक है। ये भी मैंने बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद एल्यूशन एक टर्म आती है। एल्यूशन का क्या मतलब होता है, सेपरेशन, जो डीएनए सेपरेट बैंड जो आपका दिख रहा है आपको, अब उनको जब हम एग्रोस जेल से काट कर अलग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था इस पेज में समरी के तौर पे बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स क्या हैं और टूल्स क्या है। पहला टूल हमने डिस्कस कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और जब हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको याद रखना, इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड होता है, साइज़ और चार्ज के बेसिस पे होता है। इसको आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, आपको इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ करना पड़ेगा और फिर यूवी लाइट से एक्सपोज करोगे तब आप इसको देख पाओगे, जो कि आपको कैसा अपेयर होगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का तरह का बैंड दिखेगा। और उसको जेल से कैसे अलग करोगे उसी को हम एल्यूशन बोलते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टूल आ जाता है, जैसे कि हमने पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टूल पढ़ा, अब हमारे पास आ जाता है क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर को तो आपको पता है ये सब इसके क्या क्या फीचर्स हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये क्लोनिंग वेक्टर वही होता है जो कि एक व्हीकल है जो डीएनए को कैरी करेगा और होस्ट तक लेकर जाएगा, ठीक है। और इस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या क्या फीचर होते हैं, पहला फीचर होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि इस साइट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका काम होता है इनिशिएट करना रेप्लिकेशन को और उस कॉपी नंबर को मल्टीपल कॉपीज़ को क्रिएट करना, ठीक है। अगर ये होगा तभी बनेगी, अदरवाइज़ तो नहीं बनेगी। फिर उसके बाद तीसरा फीचर आ जाता है क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्टेबल मार्कर। ये हम उन सेल्स को पहचानने में हेल्प करते हैं जिनके अंदर हमारा वेक्टर सक्सेसफुली चला गया है, जिन्हें हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। और जो सेल्स ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। उन्हें सेलेक्टिवली एलिमिनेट करने में मदद करता है, जैसे ई कोलाई के लिए एम्प्लीसिन, क्लोरोफेनिकल टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं, ठीक है। या वैसे याद रखना, बट ये फीचर्स हमेशा याद रखना। एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आ गया, सेलेक्टेबल मार्कर आ गया, और उसमें क्लोनिंग साइट्स वही होती है जहाँ पर मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि उस साइट के अंदर आपके पास मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट प्रेजेंट होती है और हर एक एंजाइम की एक यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट होगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप
हर एक एंजाइम वहाँ पर एक ही दिखेगा। अगर एक से ज़्यादा दिख रहा है तो फिर तो वो वेक्टर हमें पूरा तरीके से कट हो जाएगा। तो ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। तो 3 फीचर्स हमने डिस्कस किए क्लोनिंग वेक्टर के। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर जो आइडेंटिफाई करता है नॉन ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के बीच में, ठीक है। और क्लोनिंग साइट, वही जो रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जहाँ पर आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से उस जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है वहीं पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके वहाँ कट करोगे वेक्टर में, जिससे आप उस डीएनए को यहाँ पर जोड़ोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया था इंसर्शन इनएक्टिवेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पुराने सेलेक्टेबल मार्कर जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स का यूज़ करना थोड़ा झंझट वाला काम था, क्योंकि उसमें 2 अलग अलग प्लेट्स पर आपको प्लेटिंग करनी पड़ती थी। इसका एक आसान अल्टरनेटिव है कि इंसर्शन इनएक्टिवेशन, ठीक है। इसमें हम सीधा क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक ऐसे एंजाइम की कोडी सीक्वेंस में बीच में इंसर्ट कर देते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या इनएक्टिवेशन, देखो ये मान लो आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन साइट है यहाँ पर, ठीक है। आपने यहीं पे कट लगाया और यहाँ पे पहले से कोई मान लो यहाँ पे कोई टेट्रासाइक्लिन की जीन थी, ठीक है, मान लो एक बार के लिए, ठीक है। तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, फाइन। जब आप इसको इस साइड पे आपने डीएनए साइड से कट किया और अपने डीएनए को इंसर्ट कर दिया, जब आप इसमें डीएनए को इंसर्ट कर दोगे तो जो इस टेट्रासाइक्लिन की जो जीन थी वो तो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि ड्यू टू आपने जो डीएनए इंसर्ट किया। अब ये तो काम नहीं कर पाएगी। जब आप इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कराओगे ना, तो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहाँ पर आपको सर्वाइव होता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि डाई हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जीन में वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जीन तो डिस्टर्ब होगी। तो इस तरीके से आप इसी टर्म को हम बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन, ठीक है। ये सिनेरियो हुआ इसका, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की जीन भी हम उसमें डाल सकते हैं, जैसे कि ब्लू वाइट स्क्रीनिंग का आपको पता होगा उसमें, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इंसर्शन एक्टिवेशन से ही हम नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट के बीच का पता कर पाते हैं। जैसे कि सिलेक्टेबल मार्कर में आपने ये तो पता कर लिया ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि वो सेल्स जिसके होस्ट के अंदर आपका प्लाज्मिड जा चुका है, या तो वो प्लाज्मिड एज इट इज़ चले गया विदाउट जीन के चले गया, या फिर वो रिकॉम्बिनेंट गया है, तो वो तो आपका इससे पता चल जाता है। अब इंसर्शन एक्टिवेशन से आप रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। अब जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं, जिनके पास फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, उनका एंजाइम एक्टिव रहता है और क्रोमोजोनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में वो ब्लू कलर्ड क्लोनी बनाते हैं, ठीक है। और जो रिकॉम्बिनेंट है जिनके पास फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो चुका है, उनके एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए तो हम उसको इंसर्शन एक्टिवेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से उन क्लोनीज का कोई रंग नहीं बदलता और वो वाइट कलर लेस क्लोनीज बनाते हैं। इस तरह से हम सिर्फ कलर देखना पहचान लेते हैं और कौन सा रिकॉम्बिनेंट और कौन सा नहीं है वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका इंसर्शन एक्टिवेशन का। फिर हम बात करते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो अगर हमें कोई जीन क्लोन करनी है जिसमें हम वेक्टर को एज अ व्हीकल यूज़ करते हैं, अब ये बात कर रहे हैं प्लांट और एनिमल्स में हम कौन सी यूज़ करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स में आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन को बिल्कुल नहीं भूलना है। ये डिलीवर करता है आपके डीएनए को, जिसको हम टीडीएनए बोलते हैं, जो कि आपको ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल प्लांट सेल्स में इनटू ट्यूमर सेल्स में। द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड इज मॉडिफाइड इनटू ए नॉन पैथोजेनिक क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। एक बैक्टीरियम है जिसका नाम यही है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, इसको मत भूलना। ये डाइकॉट प्लांट में बीमारी फैलाता है। इसके पास एक प्लाज्मिड होता है जिसे हम टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया डाइकॉट प्लांट में अपना डीएनए एक पीस भेजता है जिसे हम टीडीएनए कहते हैं, जो नॉर्मल प्लेट सेल को ट्यूमर सेल में बदल देता है। हमने क्या किया, हमने इस टीआई प्लाज्मिड को जेनेटिकली मॉडिफाई करके डिसहार्म कर दिया। अब हमने इसका यूज़ प्लांट में अपना डिज़ायर जीन को डिलीवर करने के लिए एक नॉन पैथोजेनिक क्लोनिंग वेक्टर की तरह इसको काम किया, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये तो नॉर्मली नेचुरली ये प्लांट को जब इन्फेक्ट करता है तो उसके अंदर ट्यूमर कॉज करता है, तो हमने क्या किया, उस ट्यूमर को ही तो डिसआर्म कर दिया। उसकी जगह पे हमने अपने डिज़ायर जीन डाल दी और एज अ वेक्टर इसको प्लांट में अपने अकॉर्डिंग जो भी हम जीन भेजना चाहते हैं वो हम भेज रहे हैं। इसी तरीके से एनिमल में भी ऐसा ही कुछ है। एनिमल में भी रिट्रोवायरस का यूज़ करते हैं हम जीन को डिलीवर करने के लिए, यानी कि ये वेक्टर का रोल प्ले करेगा एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का यूज़ प्लांट में किया, इसी प्रकार हम रिट्रोवायरस का भी यूज़ करते हैं। इसमें भी हम डिसआर्म जीन को हटा देते हैं और अपने इंटरेस्ट की जीन डाल देते हैं। तो ये था आपका वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल। फिर उसके बाद आता है कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। अब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर तो तैयार कर लिया, पर उसे होस्ट सेल के अंदर एंटर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, होस्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन से अपने
आप पास नहीं हो सकता। होस्ट सेल को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए हमें उसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम इसमें 2 मेथड यूज़ करते हैं। एक तो हम करते हैं सबसे मेन 4 मेथड यूज़ करते हैं। एक होता है आपका केमिकल ट्रीटमेंट, वही जिसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ट्रीट करवाते हैं। स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है कैल्शियम की, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ए डीएनए एंट्री थ्रू सेल वॉल पोर्स, यानी कि कैल्शियम का यूज़ करते हैं। कैल्शियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों पास पास आते हैं। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद एकदम से कम कर देते हैं, जिससे ताकि उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो सके, उस मेम्ब्रेन के अंदर आपके पोर जनरेट हो सके होस्ट सेल के अंदर, तभी ताकि डीएनए उसके अंदर एंटर कर जाए, ठीक है। तो ये पहला मेथड था कॉम्पिटेंट के लिए। दूसरा था आपका हीट शॉक मेथड, ठीक है। पहले वही डीएनए ऑन आइस, फिर उसको हीट शॉक दो, वही जो मैंने बताया आपको। फिर आता है आपका माइक्रो इंजेक्शन। देखो माइक्रो इंजेक्शन में आप डायरेक्टली एनिमल सेल के न्यूक्लियस में एंटर करवाते हो अपने डीएनए को। ये ज़्यादातर एनिमल के लिए ही किया जाता है यूज़, ठीक है, ये वाला मेथड। फिर उसके बाद आता है बैलिस्टिक और जीन गन, जिसमें आप सेल को अटमेंट विथ हाई वेलोसिटी के साथ देते हो, क्योंकि आपने डीएनए के ऊपर किसकी कोटेड की होती है, गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग की होती है विद डीएनए के साथ, ठीक है, ताकि, और ये मेनली किस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है आपका डिसहार्म पैथोजन वेक्टर, जिसकी तो मैं बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जिसमें आपने ये एग्रोबैक्टीरियम टिप्नोफेशियन रिट्रोवायरस का जो हमने यूज़ पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका प्रोसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये प्रोसेस मैंने पूरी एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर हम उस डीएनए को जब आइसोलेट करते हैं, फिर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से यूज़ करके उसके फ्रेगमेंट्स कट करते हैं, फिर उस डिज़ायर जीन को वहाँ से आइसोलेट करते हैं और वेक्टर में लाइगेट कर देते हैं। जब वो वेक्टर में लाइगेट होती है उसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट के अंदर, जिस टर्म को हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उस होस्ट को हम कल्चर करते हैं, ठीक है, फिर उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट को। अब इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझेंगे। तो पहला है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इसी को, ये जो पहला है, इसमें बेसिकली हमें डीएनए को रिलीज़ करना है। देखो डिपेंडिंग ऑन, यहाँ पर हम एंजाइम लेते हैं, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका क्या सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, बैक्टीरिया का है, या फिर फंजाई सेल्स हैं। कोई भी सेल आप ले रहे हो उसमें उसके अकॉर्डिंग एंजाइम यूज़ होंगे। तो डीएनए को रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि प्लांट और बैक्टीरिया में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो बहुत रिजिड होती है, तो उसको तो सबसे पहले आपको ब्रेक करने के लिए एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा। अगर तो आप बैक्टीरिया की सेल ले रहे हो तो आपको लाइसोजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्लांट को ले रहे हो तो सेलुलेज का यूज़ करना पड़ेगा, काइटिनेज को ले रहे हो तो फंजाई का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सेल वॉल वहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। फिर अब आपको पता है सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आरएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। अब वहाँ पर आपको आरएनए भी दिखेंगे, प्रोटीन्स भी दिखेंगे, बट आपको तो डीएनए चाहिए, तो आपको आरएनए प्रोटीन्स को भी हटाना पड़ेगा। तो आरएनए को हटाने के लिए आप राइबोन्यूक्लियस का यूज़ करते हो, प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएज का यूज़ करते हो। प्यूरीफाई, जब आपका डीएनए वहाँ प्रेसिपिटेट हो जाता है, आफ्टर एडिंग, जब आप चिल्ड इथेनॉल डालते हो, उसमें वो थ्रेड की तरह दिखना शुरू हो जाता है। और वो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको लेक्चर में ये डिस्कस किया था, ठीक है। अब आता है पीसीआर। अगर मान लो आपके पास डीएनए किसी वजह से, क्योंकि आप बार बार तो एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं कि आपको ताकि उसको बार बार रिपीट करोगे, मान लो आपके पास डीएनए का अमाउंट बहुत ही कम है, तो फिर आप उससे अपना एक्सपेरिमेंट मतलब आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर किसी वजह से आप सही परफॉर्म नहीं कर पाते हो, आप किसी वजह से आपका एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाता है, तो आपका तो सोर्स गया, फिर से आपको आइसोलेशन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसका एम्प्लीफिकेशन कर लो, क्योंकि पीसीआर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल करके आप मल्टीपल कॉपी अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं, और इसमें आपको प्राइमर चाहिए होता है, डीएनटी में न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होता है, एक टैग पॉलीमरेज चाहिए होता है। ये काफ़ी अच्छा एंजाइम होता है और ये काफ़ी ज़्यादा हीट में बढ़िया काम करता है। तो सबसे पहले तो डीनेचुरेशन आता है, जिसमें दोनों स्ट्रैंड को पहले तो अलग किया जाता है इतने टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। उसके बाद एनेलिंग आता है, इसमें टेम्परेचर को थोड़ा कम किया जाता है 50 डिग्री टू 65, ताकि आपके प्राइमर को उनके साथ ऐड किया जा सके, ठीक है। और वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर और एक रिवर्स प्राइमर होता है। फिर आता है आपका एक्सटेंशन, जो किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस। आगे का काम जो होता है, क्योंकि आपने प्राइमर जोड़ दिया, प्राइमर आगे के स्टैंड को कैसे सिंथेसाइज करेगा इस एंजाइम का यूज़ करके। और ये कहाँ से आइसोलेट हुआ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, थर्मस एक्वेटिस। ये काफ़ी ज़्यादा थर्मोस्टेबल होता है, और फिर इस तरीके से आपका एक्सटेंशन होता है और आपको मल्टीपल कॉपीज़ मिल जाती हैं इस साइकिल के अंदर, ठीक है। उसके बाद पीसीआर भी आपका हो गया, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज़ होगी, ठीक है। ये थी आपकी ये वाली टेक्निक। फिर हम बात करते हैं बायोरिएक्टर, जो कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का पार्ट है, ठीक है। आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, होस्ट में आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, ठीक है।
अब क्या होता है कि अब आपको तो प्रोटीन बनाना है, तो अब प्रोटीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने एक चीज़ अपनी स्लाइड में जब वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें साफ साफ मेंशन किया था कि एनसीईआरटी में हर जगह पे क्लोनिंग वेक्टर को यूज़ किया गया है। लेकिन अब मेन जो हम एग्जांपल इंसुलिन को लेकर पढ़ते हैं, तो इंसुलिन तो एक प्रोटीन है, तो उसके लिए आप एक्सप्रेशन वेक्टर का यूज़ करते हो, और एक्सप्रेशन वेक्टर में प्रोटीन को एक्सप्रेस करवाने के लिए उसका पूरा सेटअप होता है। उसमें राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है, प्रमोटर होता है, उसी को हम एक्सप्रेशन वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि उस एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर क्लोनिंग वेक्टर के भी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, तभी आपका वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन पाएगा। तो ये वही बता रहा है कि लार्ज स्केल में जब आपको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाना है, और वो जो बायोरेक्टर होता है उसमें कितना वॉल्यूम होता है, 100 to 1000 लीटर वेसल्स का, जिसको हम बायोरेक्टर बोलते हैं। और इसमें हम ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन्स और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें वो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, और फिर हमें लार्ज स्केल में आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। और ये 2 टाइप के होते हैं, ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सिंपल स्टीयर्ड बायोरेक्टर एंड स्पार्स स्टीयर्ड बायोरेक्टर। ये फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग को और ऑक्सीजन को अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द स्टिल। ये एयर को नीचे से बबल के थ्रू रिएक्टर के अंदर दी जाती है ताकि ड्रास्टिकली इंक्रीज हो सके ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया, ठीक है। ये होने के बाद जब बायोरेक्टर में आपका सारा जो आ जाता है बायोसिंथेटिक वाला जो फेज़ होता है, वो सारा किसके अंदर हो रहा है, आपका बायोरेक्टर के अंदर। जब आपका सारा कुछ बायोरेक्टर के अंदर जो सारा प्रोडक्ट बन रहा है, उसी के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कि आपका जो बायोसिंथेटिक वाला फेज़ है जिसमें आपकी प्रोटीन्स बन रहे हैं, उसी को हम अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट आप पढ़ते हो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आप क्या देखते हो कि जब आपका बायोसिंथेटिक फेज़ पूरा बन चुका है, आपका प्रोटीन बन चुका है, अब आपको उसमें से आफ्टर द बायोसिंथेटिक स्टेज जो आप बाहर रिलीज़ करोगे, ठीक है, उस जब स्टेज वो कंप्लीट हो जाती है और जो आपका प्रोडक्ट मिल जाता है आपको, उसी को हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब उसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं। पहला तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, क्योंकि जो भी आपने कलेक्ट किया ना उसमें से अपना प्रोटीन, तो उसमें तो बहुत सारे चीज़ें होंगी, सेल की डेब्रीज होंगी और भी चीज़ें साथ में होंगी, तो उसमें से अपने प्रोटीन को निकालना सब, तो उसके लिए सबसे पहले तो सेपरेट किया जाता है, फिर उसको प्यूरीफाई किया जाता है, फिर उसके बाद वही एकदम से तो उसको आप मार्केट में नहीं लेके जा सकते, तो फिर उसमें काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, कंट्रोल टेस्टिंग्स होंगी बिफोर मार्केट में पहुंचने से पहले, फॉर्मुलेशन विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स मैंने ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो ये था आपका समरी किसकी, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की।